हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजेश यादव। आज उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। आप देखते होंगे कि चारों तरफ हमारे जो आपके हाथ में है, जिसमें आप मुझसे रूबरू हो रहे हैं, ये मोबाइल हो या कहीं दुकान पे जाते हैं वहाँ सामान तोलने का कांटा हो या हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ पर्ची बनाने की मशीन हो, रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड पर टिकट बनाने की मशीन, या आप देखते होंगे कंडक्टर है हाथ में जो मशीन होती है वो मशीन। ये सब मशीन क्या है? ये सभी मशीन एक रूप में कंप्यूटर है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, ये एक तरह से कंप्यूटर है। हम चारों तरफ से मशीनों से घिरे हुए हैं और उनमें भी सब में कंप्यूटर्स यूज होते हैं। आपकी वॉच है वो कंप्यूटराइज्ड, जहां आप सामान लेने जाते हैं वो कांटा कंप्यूटराइज्ड, हॉस्पिटल में जाते हैं सारी मशीनें कंप्यूटराइज्ड, बिल यदि बनवाते हैं तो बिलिंग मशीन कंप्यूटराइज्ड। आप जहां भी जाएंगे, बैंक में जाएंगे तो कंप्यूटर, यानी हर जगह जो है कंप्यूटर का समय है, कंप्यूटर आ गया है। तो हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर है क्या, कहां से आया, क्या आज जैसा कंप्यूटर है शुरुआत से ऐसा ही था। इन सभी बातों की चर्चा आज हम करने वाले हैं। कंप्यूटर, अबाउट ए कंप्यूटर या कंप्यूटर का एक परिचय, कंप्यूटर क्या है, इसके बारे में आज हम जानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं शब्द कंप्यूटर की। कंप्यूटर जो शब्द है ये लैटिन भाषा के कंप्यूटेयर वर्ड से लिया गया है। लैटिन भाषा जो शब्द है कंप्यूटेयर, इससे ये कंप्यूटर आया है और जिसका कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करना। यानी शुरू में जब कंप्यूटर की बात की गई तो किसके बारे में की गई थी? वो की गई थी गणना करने की मशीन के बारे में, कि कंप्यूटर को एक गणना करने की मशीन माना जाता था। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन है। कंप्यूटर है वो ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, डाटा को प्रोसेस करती है, ऐसी मशीन है जो इनपुट लेती है, यानी अपने अंदर कुछ लेती है सामान और उसको मेमोरी में रख के प्रोसेस करती है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे, जो उसके पार्ट्स को हम पढ़ेंगे, तो उनको प्रोसेस करती है और प्रोसेस करके रिजल्ट देती है आउटपुट के रूप में। रिजल्ट देती है आउटपुट के रूप में, तो वो कहलाता है कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का काम है। ये कंप्यूटर होता है कि क्या इनपुट लिया, उसको प्रोसेस किया और आउटपुट दे दिया। जैसे हम देखें अपनी जो आटा चक्की होती है, वो उसमें हम गेहूं डालते हैं, उनको वो प्रोसेस करती है, पीसती है और बाहर क्या फेंकती है? आटा फेंकती है, गेहूं नहीं फेंकती ना। उसी तरह से कंप्यूटर है, वो डाटा लेता है, गेहूं नहीं लेता। आप सोचेगा भी उसमें कंप्यूटर में गेहूं डालने लग जाए, नहीं, उसमें डाटा इनपुट करते हैं हम। आपने देखा होगा स्कूल में कंप्यूटर्स हैं, उनमें क्या करते हैं? कीबोर्ड से, माउस से इंसर्ट करते हैं, कुछ भी हम देते हैं उसको, और वो उसको लेके और एक विशेष लैंग्वेज से लेता है। ये सारी बातें हम आगे पढ़ने वाले हैं कि लैंग्वेजेस क्या है, क्या सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये तो जाने कि ये कंप्यूटर जो आज हम देख रहे हैं क्या जन्म से ऐसा ही है, और इसको जन्म किसने दिया, कौन है इसका बाप? तो कंप्यूटर का बाप कौन है? हाँ जी हाँ, कंप्यूटर का जनक। कंप्यूटर का जनक के रूप में, यानी कंप्यूटर के पिता के रूप में माना जाता है चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज, यदि आपसे पूछा जाए फादर ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर के जनक, कंप्यूटर के पिता, तो आप बता सकते हैं चार्ल्स बेबेज। ये एक सामान्य सी जानकारी है जो हमें होनी चाहिए। ठीक है, चार्ल्स बेबेज, इनको कंप्यूटर का जनक माना जाता है, आविष्कारक माना जाता है। तो क्या ये जो आज हम कंप्यूटर देख रहे हैं ये इसी रूप में पैदा हुआ था? नहीं, इस रूप में पैदा नहीं हुआ था। इस रूप में आते आते
सैकड़ों वर्ष लग गए हैं। इसको विकसित करने में धीरे धीरे समय लगता गया, टेक्नोलॉजी जाती गई और धीरे धीरे इसका विकास हुआ है। यानी किसी भी चीज का, जैसे हम मानव सभ्यता की बात करें, मशीनों की बात करें, तो सब चीजों का धीरे धीरे ही विकास हुआ है और कंप्यूटर भी उसका अपवाद नहीं है। यानी कंप्यूटर का भी धीरे धीरे विकास हुआ है। अब कैसे कैसे विकास हुआ उसकी हम बात चर्चा कर लेते हैं। यानी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास क्या है, कहां से आया, कंप्यूटर हम यूज क्यों करते हैं। क्योंकि कंप्यूटर की क्षमता है वो बहुत तेज है, काम को बहुत तेजी से और बिल्कुल एक्यूरेसी से कर लेता है, इसीलिए हर जगह कंप्यूटर को यूज किया जाता है। अब कंप्यूटर के इतिहास की हम बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर कहां से आया, तो उसमें सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहली जो मशीन आई थी गणना करने की, वो मिस्र व चाइना के लोगों ने बनाई थी और उसका नाम था अबेकस। यानी जब हम कंप्यूटर के बैक में जाते हैं, इतिहास में जाते हैं, तो वहां हम पाते हैं कि सबसे पहले मिस्र और चाइना के लोगों ने क्या बनाई, अबेकस नाम की एक मशीन बनाई जो गिनती करने के काम में आती है। एक बोर्ड जैसा था जिसमें मणिये होते हैं, वो इकाई, दहाई, सैकड़ा इस तरह से गिनती करने के काम में आते हैं। तो ये अबेकस बना। उसके बाद नेपियर्स बोन्स दूसरा जो था इंस्ट्रूमेंट बना, नेपियर्स बोन्स। नेपियर्स बोन्स था वो जॉन नेपियर ने बनाया था 1617 ईस्वी में। 1617 ईस्वी में जॉन नेपियर्स ने नेपियर्स बोन्स बनाया। इसमें गुणा करने की मशीन थी, एक गुणा, सिर्फ गुणा हो सकते थे इससे, मल्टीप्लाईज। तो मल्टीप्लाई करने की जो मशीन थी वो नेपियर्स बोन कहलाई। और उसके बाद जो अगले प्रोसेस हुई वो एडमंड जो गेंटर थे, एडमंड गेंटर जो इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बनाई, वो थी स्लाइड रूल। स्लाइड रूल, एडमंड जो गेंटर थे उन्होंने स्लाइड रूल बनाई। और स्लाइड रूल जो मशीन थी वो जोड़, बाकी, गुणा और भाग ये सारे कार्य कर लेती थी। ठीक है, 16वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ। इसके बाद आई पास्कल की, जो ब्लेज पास्कल थे उनकी जोड़ और घटाव की मशीन। पास्कल की जोड़ घटाव की मशीन, ये मशीनें थी। हालांकि आज के कंप्यूटर से इनका कोई लेना देना नहीं है, नहीं मिलती हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आज के कंप्यूटर का ताना बाना बुना जा रहा था इन मशीनों के जरिए। ये मशीनें थी जिसमें ये जो मशीन थी ये थोड़ी और आधुनिक थी। इसमें कुछ जैसे हमारे वीडियो गेम्स होते हैं उस तरह से गियर वगैरह थे, तो व्हील्स थे, इस तरह की मशीन थी ये। इससे जोड़, गुणा, भाग, घटा ये सारी चीजें हो सकती थी। इसके बाद लिबनिज की जो मशीन आई, लिबनिज की जो गुणा और भाग की मशीन थी वो लिबनिज ने बनाई थी लगभग 1673 ईस्वी में। लिबनिज ने 1673 ईस्वी में इस मशीन का आविष्कार किया था, जिससे गुणा और भाग बड़े ही आसान हो गए थे। तो ये थी लिबनिज की गुणा और भाग की मशीन। और इसके बाद छठा आता है बेबेज का एनालिटिक इंजन। बेबेज का एनालिटिक इंजन, बेबेज का एनालिटिक इंजन, इसमें ये जो बेबेज का एनालिटिक इंजन है ये 1823 ईस्वी में किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने इस एनालिटिक इंजन का आविष्कार किया। ये वही चार्ल्स बेबेज है जो कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। ये जो चार्ल्स बेबेज हैं ये कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। इन्होंने इस एनालिटिक इंजन का आविष्कार किया
1823 में। ये जो इनका बेबेज का एनालिटिक इंजन है, इसको डिफरेंस इंजन भी कहा जाता है, और इसने एक कदम आगे बढ़ाया कंप्यूटर के आविष्कार की ओर। इनके बाद यांत्रिकी और इलेक्ट्रिकल कैलकुलेटर ये यांत्रिक और इलेक्ट्रिक कैलकुलेटर थे, ये भी एक तरह से और उन्नत किस्म के कैलकुलेटर थे। इनको कैलकुलेटर इसलिए कहा जाता था क्योंकि उस समय सिर्फ गणना तक ही ये सीमित थे। 1960 की बात है। 1960 में इन कैलकुलेटर्स का आविष्कार किया गया, इनको इजाद किया गया गणना की सुविधा के लिए। इसी तरह नवीन मॉडर्न इलेक्ट्रिकल कैलकुलेटर इसके बाद में आए। मॉडर्न, जिनको नवीन भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक कैलकुलेटर, ये भी 1960 के दशक में 1960 के दशक में ही इनका भी आविष्कार हुआ। और इनसे बढ़ते बढ़ते जो हमारी वैक्यूम ट्यूब थी, वो वैक्यूम ट्यूब इनमें काम में आने लगी थी, और यहीं से हमारे कंप्यूटर का विकास शुरू हो गया था। तो ये था हमारे कंप्यूटर की हिस्ट्री, इतिहास, कि कैसे 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 हम कंप्यूटर तक पहुंचे। ठीक है, कंप्यूटर से पहले इनको कंप्यूटर नहीं कह सकते, लेकिन कंप्यूटर के विकास में इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। जैसे हम चिंपैंजी को मानव नहीं कह सकते, लेकिन मानव जब पहुंचा तो चिंपैंजी से विकसित होते होते आज का मानव आपके सामने मैं खड़ा हूं, है ना। हाँ, तो इसी तरह से जो आज का कंप्यूटर आप देख रहे हैं, ये कंप्यूटर इसी विकास का परिणाम है। ठीक है, तो आइए अब हम आपको आगे लिए चलते हैं। ये आप देख रहे हैं बोर्ड पर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटरों की पीढ़ियां। जैसे आपकी और हमारी पीढ़ियां हैं, बुजुर्ग थे, पूर्वज थे, उसी तरह से कंप्यूटर्स की भी पीढ़ियां हैं, एक तरह से जनरेशन से हैं कि भाई पहले कैसे थे, उसके बाद कैसे हुए, उसके बाद कैसे हुए, उसके बाद कैसे हुए। अब आप देख सकते हैं, एक टेलीविजन का उदाहरण लें हम। टेलीविजन पहले इतने ऐसे होते थे, ब्लैक एंड व्हाइट, छोटे से, और पीछे की तरफ इतने निकले हुए होते थे। उसके बाद पीछे का आकार कम हुआ, वजन भी कम हो गया। आज जो टीवी है वो कैसे है, दीवार पर लटके हुए, एलसीडी एलईडी आ गई। उसके बाद भी अगर बात करें तो हमारे जो हाथ में मोबाइल है वही टीवी बन गया आजकल। यानी उत्तरोत्तर बदलाव होता रहता है। उसी तरह से कंप्यूटर्स के क्षेत्र में भी बदलाव आया। तो जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो 1940 से बनना शुरू हुए थे। 1960 तक की हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, कि 1960 तक जो कैलकुलेटर्स थे वो विकसित होते रहे, और वहां हमने बात की थी कि उनमें वैक्यूम ट्यूब से जो है वो काम में आने लगी थी। इधर 1940 में जो फर्स्ट पीढ़ी के, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो तैयार होना शुरू हो गए थे, और 1940 से 55 तक का जो समय है, 1940 से 1955 तक का समय है, वो कहलाता है पहली पीढ़ी। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अब ये कैसे थे, इनकी विशेषताएं मैं बता रहा हूं आपको कि विशेषताएं क्या थी, खासियत क्या थी इनकी, और कमियां क्या थी। भाई अगर कमियां नहीं होती तो आगे नहीं बढ़ते, यहां फ्री हो जाते, ये आगे दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी ये नहीं आती, तो कुछ कमियां भी रही होंगी। तो सबसे पहले विशेषताएं क्या थी ना, पहली बात थी इनमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था। जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स थे इनमें किसका यूज था, वैक्यूम ट्यूब्स का। ठीक है, दूसरा इनका आकार बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा, यानी ये कहें
एक कमरे जितना, यानी जिनको उठाया ही नहीं, आसानी नहीं जा सकता, आसानी से इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, इतने बड़े होते थे ये। ठीक है। तीसरा, इनकी जो प्रोसेसिंग थी वो धीमी थी, स्लो थी। अगर इनमें कोई रिजल्ट जानना हो तो काफी टाइम लग जाता था। ठीक है। ये कुछ चीजें थी। एक जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो भी ज्यादा खर्च करते थे, बहुत बड़े होते थे। ठीक है। वैक्यूम ट्यूब्स इनमें यूज की जाती थी। कौन से थे ये? फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर इनमें से थे, अच्छे बड़े तोंद वाले थे, है ना। अब इनकी कमियां क्या थी कि भाई जिससे आगे बढ़े, दूसरी पीढ़ी में पहुंचे। कमियां थी, एक तो इनका आकार बड़ा होना सबसे बड़ी बात आती। दूसरा, इनकी प्रोसेसिंग धीमी थी, ये भी इनकी कमी थी, कमी में ही मानी जाती है। मेमोरी कम थी, इनकी जो मेमोरी थी वो मेमोरी बहुत कम थी। जैसे आपने देखा होगा कंप्यूटर्स हैं ना, हमारे मोबाइल्स हैं। मोबाइल जब शुरू में आए थे इतने बड़े बड़े होते थे, आपको बच्चों को शायद पता भी नहीं होगा, बड़े जानते हैं कि बड़े बड़े मोबाइल होते थे, उनमें इनकमिंग के भी पैसे लगते थे, यानी फोन सुनने के भी पैसे लगते थे। आज तो नहीं लगा, आज तो करने के भी नहीं लगते, है ना। दूसरा, मेमोरी। अब ये जो स्मार्टफोन्स हैं इनमें मेमोरी का भी खेल है। सस्ते फोन मिल जाएंगे आपको, लेकिन उसमें मेमोरी कम मिलेगी, और मेमोरी बड़ी मिलेगी तो ज्यादा फायदा होता है। फोन की स्पीड अच्छी होती है, स्पीड से मतलब उसकी प्रोसेसिंग, है ना। तो आज तो आप कंप्यूटर खूब जानते हैं, लेकिन उस समय शुरुआत थी तो प्रोसेसिंग भी बहुत धीमी होती थी, बिजली भी बहुत ज्यादा खर्च होती थी, और मेमोरी भी कम होती थी। इन सारी कमियों को दूर करने के लिए कोशिश की गई और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर आए हमारे सामने। पहली पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर्स के नाम हैं, वो यहां मैंने लिखे हुए हैं, एक बार उनको देखें। एनिएक, एडवेक, यूनिवेक और एडसेक, ये कुछ कंप्यूटर्स थे, उनके कंप्यूटर्स के नेम थे। जैसे आपके चाचा ताऊ के नाम होते होंगे, उसी तरह से आपसे पहली पीढ़ी के, तो उससे बड़ी पीढ़ी के आपके दादा, उनके भाई, तो उस तरह से ये इस फर्स्ट पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स हैं ये इनके नेम हैं। इनको आप देख सकते हैं, कभी आए तो ऑप्शंस में आप छांट भी सकते हैं, इस तरह के नाम वहां थे ना, है ना। जैसे हम कहे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ओहो ये तो सिंधु घाटी सभ्यता आ गई भाई। तो ये जो एनिएक, एडवेक, यूनिवेक और एडसेक ये नाम है, ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स के नाम हैं। अब बेचारे ये स्वर्गवासी हो चुके हैं, यूज नहीं होते हैं। ठीक है। अब आते हैं दूसरी पीढ़ी पर। जो कमियां इनमें थी वो दूर करने का प्रयास किया गया, और क्या काम में लिया गया? इसमें क्या लिया गया बताओ? ट्रांजिस्टर। बिल्कुल, क्या काम में लिया? ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर की स्पेलिंग याद नहीं हो तो ट्रान हटा के सिस्टर की कर लेना। ठीक है। ट्रांजिस्टर, अब ट्रांजिस्टर ही काम में लिए गए तो वैक्यूम ट्यूब्स जो बहुत भारी भरकम होती थी उनकी जगह ये ट्रांजिस्टर आ गए, छोटे आ गए। और छोटे ट्रांजिस्टर आ गए तो साइज भी कंप्यूटर का कुछ कम हो गया। क्या हो गया? साइज कम हो गया, बिजली का खर्च कम हो गया, और उनकी प्रोसेसिंग भी कुछ बढ़ गई। प्रोसेसिंग क्या हुई? कुछ बढ़ गई। लेकिन अभी भी वो स्पीड नहीं मिल पाई जो हमें चाहिए थी, क्योंकि मानव है वो निरंतर प्रगतिशील है, और अधिक की कामना रखता है। अब सोचा इतना हो गया, कुछ और ज्यादा करते हैं और फास्टली हो जाए। जैसे कभी किसी ने सोचा था कि दूर बैठा आदमी यहां दिख जाए, लेकिन सोचा और वो उसकी तरफ काम हुआ। आज वीडियो कॉलिंग के जरिए कोई हजारों लाखों किलोमीटर दूर बैठा आदमी भी सामने दिख जाता है। टेलीविजन पर आप देखते हैं कहीं की घटना और रियल टाइम हम देख सकते हैं। तो ये सब चीजें मनुष्य की महत्वाकांक्षाओं से पूर्ण हो सकी। तो इस जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स थे इनकी खासियत थी ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर यूज किए गए, तो ट्रांजिस्टर यूज करने से क्या क्या फायदे हुए? साइज कम हुआ, कुछ कम हुआ ना, बिल्कुल तो कम नहीं हुआ, कुछ कम हुआ।
स्पीड, उनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड थी वो बढ़ गई, जो बिजली की खपत थी वो कुछ कम हो गई और मेमोरी भी कुछ बढ़ाई गई। ठीक है, इस तरह से दूसरी पीढ़ी के जो हमारे कंप्यूटर थे उनका टाइम था 1956 से और लगभग 1963 तक। हम यहाँ पे एकदम से लाइन नहीं खींच सकते, यहाँ पे ये खत्म, यहां से ये शुरू नहीं। ये एक तरह से कुछ संक्रमण काल भी होता है, इतना टाइम से यहां तक ये काम में आए, यहां से थोड़ा आगे, ये थोड़ा सा पहले उनका काम शुरू हो गया तब वो आगे काम में। तो यहां जो एकदम से मैंने लिखा है ऐसा शायद नहीं भी हो, लेकिन हम जब लिखते हैं तो ये मानते हैं कि 1955 तक पहला युग है, दूसरा युग यहां से शुरू होता है। जैसे हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री भी इसी तरह से पढ़ते हैं, एकदम से तो हिस्ट्री भी खत्म नहीं हो जाती, भाई पाषाण काल यहां खत्म हो गया इसके बाद दूसरा काल शुरू हुआ, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हम उसको सुविधा के हिसाब से बांट लेते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर्स का भी हमने टाइम है बांटा है पीढ़ियों का। ये दूसरी पीढ़ी थी 1963 तक, 1956 से 1956 से 1963 तक। ये इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स थे IBM 1620, IBM 1401 और IBM 7094, 7094। इस तरह के कुछ नाम हैं जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स को बताते हैं हमें। इसके बाद आते हैं तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स थे उसमें पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब काम में आ रही थी, उसके स्थान पर दूसरी पीढ़ी में काम में आए ट्रांजिस्टर्स, और तीसरी पीढ़ी में आईसी काम में आने लगे। ओ आईसी नहीं है, बोलते ना ओ आईसी, मैं समझ गया, नहीं आईसी वो नहीं है, आईसी है इंटीग्रेटेड सर्किट। ये एक सिलिकॉन की जो चिप होती है उस चिप के ऊपर बने होते हैं, और अब छोटे से आईसी आ गई, छोटी सी आईसी आ गई, वैक्यूम ट्यूब इतनी बड़ी, उसकी जगह छोटी सी आईसी। तो आपको पता है साइज बिल्कुल ही और छोटा हो गया, उनकी प्रोसेसिंग बढ़ गई और फायदा हुआ। ठीक है, लाइट की खपत कम हो गई, सारे फायदे हुए, उनकी प्रोसेसिंग बढ़ी, मेमोरी बढ़ी, ज्यादा चीजें उसमें इकट्ठी की जाने लगी, स्टोर की जाने लगी। ये जो तीसरी पीढ़ी थी इसके कुछ कंप्यूटर्स हैं जो IBM सीरीज के कंप्यूटर्स हैं, वो 360 है, ICL 1900 है और वैक्स 750। ये कुछ कंप्यूटर्स के नेम हैं जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स को लीड करते हैं, उनका नेतृत्व करते हैं, बताते हैं ये तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। इसके बाद आती है चौथी पीढ़ी, जो जिसमें हम चल रहे हैं, चौथी पीढ़ी। ठीक है, कब से? 1975 से, और कंटिन्यू है, चल रही है। अब इसमें क्या है, जो आज आप देख रहे हैं वो सब कितनी स्पीड है, आपके हाथ में कंप्यूटर आ गया है, आपके लैब में कंप्यूटर आ गया है, आपकी डेस्क पर कंप्यूटर आ गया है, और जो भी वैज्ञानिक गतिविधियां हैं उनके लिए जो काम में आ रहे हैं वो कंप्यूटर कितने फास्ट है, कितनी पलक झपकते ही नैनो सेकेंड्स में गणनाएं कर देते हैं, प्रोसेसिंग कर देते हैं। तो ये सब कमाल है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स का। अब इनमें क्या और हुआ, इनमें माइक्रो प्रोसेसर आया। माइक्रो नैनो होता है छोटा, सिर्फ माइक्रो छोटा प्रोसेसर। आईसी और हाई होगी, ठीक है, इंप्रूवमेंट और हुआ। तो माइक्रो प्रोसेसर जब आया तो उससे साइज और छोटा हो गया, बिल्कुल अब मूवेबल आराम से हो गए, जैसे आप लैपटॉप कह सकते हैं। लैपटॉप को आराम से एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जाया जा सकता है। ठीक है, मोबाइल से है, और जहां देखें हम हर जगह कंप्यूटर ही कंप्यूटर। जैसा कि मैंने उदाहरण दिया था आपको शुरू में, एटीएम से है, एटीएम मशीन है, वो भी कंप्यूटर पर बेस्ड है। बैंक्स में आप जाएंगे, आपके सारे खाते हैं वो डिजिटल होगा। सबसे बड़ी बात इस लॉकडाउन में जो आपकी पढ़ाई है
वो भी डिजिटल हो गई। इस कंप्यूटर के माध्यम से ही ये संभव हो सका। मान लो ये कंप्यूटर नहीं होता, हम यहां होते 1940 में और तब ये लॉकडाउन होता, तो बताइए क्या करते आप और हम? क्या पढ़ पाते? नहीं, आप डिस्को करते, आप पढ़ाई से पीछा छूटा। आप तो आ जाते हैं सिरदर्दी करने हम, है ना? नहीं, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस कंप्यूटर का हमारे लिए कि इसने हमारी जो प्रोग्रेस है उसको रुकने नहीं दिया है। खेलना, ये कूदना, ये तो साल भर चलता रहेगा। सारे साल का एक दिन थोड़ी खेल सकते हैं, सारे साल का एक दिन खा नहीं सकते हैं, सारे साल का एक दिन पढ़ नहीं सकते हैं। ये तो प्रोसेस है जो चलती रहनी चाहिए। इसलिए कभी ना सोचे कि एक दिन अब अगर ऐसा नहीं होता तो हम खेल लेते, नहीं, है ना? क्योंकि प्रोसेस है, ये चलती रहनी चाहिए। अब लर्निंग है, अगर बंद हो गई तो सारा पीछे का गायब हो जाएगा, मेमोरी खत्म। इनकी मेमोरी थोड़ी है, ये हमारा दिमाग है ना? ऑटोमेटिक कंप्यूटर है ये। अब बात करें हम, चौथी पीढ़ी की हो गई, अब हम बात करते हैं पांचवी पीढ़ी की। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स आने वाले हैं, ठीक है, प्रोग्रेस चल रही है। अब वो कंप्यूटर कैसे होंगे? अब आप सोच सकते हैं इतने फास्ट तो है, अब आगे क्या बच गया भाई? आप सोचेंगे आगे बच गया कि मानव जैसी बुद्धि हो कंप्यूटर्स में, जिसको बोलते हैं एआई। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसा हम मनुष्य हैं, खुद अपने आप से सोच सकते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, हमारे इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, उसी तरह से कंप्यूटर्स भी फील कर सकें। और कई देशों ने इस पर काफी काम किया है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर्स हैं जो वैज्ञानिक क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में काम आ रहे हैं, अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम आ रहे हैं। वो सुपर कंप्यूटर्स भी इसी पांचवी पीढ़ी की देन है। अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये अभी अंडर प्रोसेस है। कुछ लोग कहते हैं कि इसके आने से फायदा होगा, कुछ कहते हैं कि इसके आने से नुकसान भी होगा। आप भी विचार करें कि क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए उपयोगी होगी या कुछ नुकसान भी लेके आएगी। नुकसान होंगे या नहीं होंगे। अभी हम ताजा उदाहरण देख सकते हैं कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का परिणाम हम अभी भुगत रहे हैं ताजा, कोरोना के रूप में। प्रकृति बदला ले रही है, ऐसा कहते हैं कुछ लोग। हो सकता है प्रकृति बदला ले रही हो, ये तो स्वाभाविक है कि मैं प्रकृति से यदि छेड़छाड़ की जाएगी तो उसके दुष्प्रभाव हमें भुगतने पड़ेंगे, ठीक है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो रोबोट्स बनाए जाएंगे जो मानव की तरह काम करेंगे। अब जो 10 इंसान मिलके काम करते हैं वो अकेला एक रोबोट कर देगा, तो समय और शक्ति की बचत होगी। लेकिन वही यदि रोबोट मानव की तरह द्वेष भाव रखने लग गया, शत्रुता रखने लग गया, तो कितना भयंकर होगा। तो ये सभी चीजें हमारे वैज्ञानिकों को ध्यान में रखनी होंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करते समय। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे हमारे कंप्यूटर की क्या पीढ़ियां। पहली पीढ़ी जिसमें ये कंप्यूटर्स थे जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया। दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स थे 1956 से 1963 तक, इनमें किसका यूज किया गया था? ट्रांजिस्टर्स का। और तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे इनमें आईसीज का यूज किया गया था, इंटीग्रेटेड जो चिप्स थी उनका यूज किया गया था। और चौथी जो पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे 1975 से अब तक जो काम में आ रहे हैं, उन कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर और डेवलप्ड आईसीज का यूज किया गया है। पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उनमें सुपर कंप्यूटर को लिया जाता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी अंडर प्रोसेस है इन सबको लिया जाता है। ये थी हमारे कंप्यूटर्स की जो हम जनरेशंस कह सकते हैं, पीढ़ियां कह सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक के साथ आगे इस कंप्यूटर्स के प्रकारों को लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।